तो आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब सोचिए, कागज पर लाखों रुपए देकर एक जमीन खरीदी गई है। हाँ, पूरी उम्र की गाड़ी कमाई लगा दी जाती है। बिल्कुल, पूरी कमाई एक झटके में निवेश कर दी गई। सारे दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं। लेकिन महीनों बाद जब कोई व्यक्ति सरकारी खतौनी निकालता है, जो मुख्य राजस्व रिकॉर्ड है, उसे खोलकर देखता है, तो वहां असली मालिक का नाम ही गायब होता है। ये तो सच में ऐसा पल होता है जब पैरों तले जमीन खिसक जाए। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो स्रोत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, नामांतरण के कानूनी नियम और सुप्रीम कोर्ट तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ बहुत ही अहम फैसले। हाँ, ये स्रोत बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं इस बारे में। जी, तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि जब भूमि नामांतरण यानी दाखिल खारिज के रिकॉर्ड में नाम छूट जाता है, तो उसे सुधारने के कानूनी उपाय क्या हैं। मतलब ये केवल कानून की बात नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रशासनिक भूल भुलैया को डिकोड करना है जिसका सामना एक आम इंसान को करना पड़ता है। देखिए, ये स्थिति बहुत ही डरावनी होती है। जब किसी को पता चलता है कि जमीन पर कब्जा उसका है, लेकिन सरकारी खाते में उसका कोई वजूद ही नहीं है, तो एक बहुत गहरा प्रशासनिक संकट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए आज की हमारी ये चर्चा केवल कुछ कानूनी धाराओं की सूची गिनाने तक सीमित नहीं रहेगी। हम उस पूरी व्यवस्था को समझेंगे कि ये जो राजस्व प्रणाली है, ये आखिर काम कैसे करती है। और गलतियां शुरू कहाँ से होती हैं। बिल्कुल, गलतियां कहाँ से शुरू होती हैं और कानून इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या ठोस रास्ते देता है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी की शुरुआत से पड़ताल करते हैं। मतलब कानूनी समाधान पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या आखिर पैदा कैसे होती है। सही बात है। हमारे स्रोत दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सरकारी खतौनी से नाम गायब होने की ये कहानी मुख्य रूप से दो अलग-अलग स्थितियों में आकार लेती है। हाँ, दो मुख्य स्थितियां हैं। पहली स्थिति तब बनती है जब जमीन खरीदी जाती है, मतलब विक्रय पत्र या सेल डीड के माध्यम से, और दूसरी स्थिति फौती नामांतरण के दौरान सामने आती है। फौती नामांतरण यानी जब किसी के निधन के बाद संपत्ति का ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, और ये फौती नामांतरण के मामले तो बहुत ही दिलचस्प और कई बार पारिवारिक कड़वाहट से भरे होते हैं। अगर मैं ऐसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तीन दोस्तों ने मिलकर एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। हाँ, साझा खाता। तीनों ने बराबर पैसे जमा किए, फॉर्म पर एक साथ हस्ताक्षर किए, लेकिन जब पासबुक छपकर आई तो उसमें नाम सिर्फ दो ही लोगों का था। अरे बाप रे। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ किसी सरकारी क्लर्क की लापरवाही का नतीजा होता है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। देखिए, इस सवाल का जवाब राजस्व रिकॉर्ड की जमीनी हकीकत से जुड़ा है। हाँ। मतलब इसमें लापरवाही और साजिश दोनों ही तत्व शामिल होते हैं। अच्छा, दोनों कैसे? अगर हम फौती नामांतरण की बात करें, हाँ। जहां किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसके वारिसों के नाम दर्ज होने होते हैं, वहां अक्सर एक अलग ही खेल चलता है। कैसा खेल? कई बार परिवार के कुछ चतुर वारिस चुपचाप तहसीलदार के पास पहुंच जाते हैं, अपना आवेदन दे देते हैं और जानबूझकर परिवार के अन्य वैध वारिसों का, मतलब बहनों या भाइयों का? हाँ, जैसे कि विवाहित बहनों का या किसी दूर शहर में रह रहे भाई का नाम पूरी तरह से छुपा लेते हैं। अरे। वे ऐसा दिखाते हैं जैसे केवल वही एकमात्र वारिस हैं। तो देखिए, यहाँ कोई लिपिकीय भूल या क्लर्क की गलती नहीं हो रही है। यहाँ बकायदा जानकारी को छिपाया जा रहा है, जो कि एक तरह का धोखा है। यानी वहां भूल का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो एक सोची समझी साजिश है ताकि जमीन पर पूरा कब्जा किया जा सके। साजिश से ज्यादा तकनीकी और लिपिकीय त्रुटियां देखने को मिलती हैं। अच्छा, वहाँ क्लर्क वाली गलतियां होती हैं। हाँ, और ये त्रुटियां भी दो स्तरों पर होती हैं। पहली होती है आवेदन या आदेश के स्तर की त्रुटि। आदेश के स्तर की त्रुटि मतलब? उदाहरण के लिए, जब तहसीलदार के सामने म्यूटेशन का आवेदन प्रस्तुत किया गया तो टाइप करने वाले ने ही किसी एक खरीदार का नाम छोड़ दिया, या फिर तहसीलदार ने जो अंतिम आदेश पारित किया उसमें उन्होंने गलती से सिर्फ दो खरीदारों का नाम लिखा और तीसरे का जिक्र करना ही भूल गए। ये तो सीधे आदेश देने वाले स्तर की गलती हो गई। लेकिन मैंने दस्तावेजों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र पढ़ा है, अमल की त्रुटि। ये अमल की त्रुटि क्या होती है? हाँ, ये सबसे ज्यादा होने वाली गलतियों में से एक है। देखिए, अमल का अर्थ है किसी आदेश को लागू करना। इस स्थिति में तहसीलदार का आदेश बिल्कुल सही होता है। उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सभी खरीदारों के नाम दर्ज किए जाएं। लेकिन तहसीलदार खुद तो रजिस्टर में नाम नहीं लिखता ना।
हाँ, वो तो नीचे के कर्मचारी लिखते होंगे। बिल्कुल। वो आदेश नीचे राजस्व निरीक्षक या लेखपाल के पास जाता है। अब जब वो कर्मचारी उस आदेश को पढ़कर मुख्य रजिस्टर या खतौनी में उसकी एंट्री कर रहा होता है, तब वो मानवीय भूल कर बैठता है। अच्छा, मतलब आदेश में 3 नाम है, पर उसने 2 ही उतारे। एकदम सही। आदेश में 3 नाम होते हैं, लेकिन रजिस्टर में वो सिर्फ 2 ही नाम चढ़ाता है। इसे ही अमल की त्रुटि कहते हैं। मतलब आदेश सही था, लेकिन उसे लागू करते समय नाम छूट गया। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि गलती आदेश के स्तर पर हुई है या फिर उसे लागू करने के स्तर पर। हाँ, क्योंकि इलाज उसी पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जब किसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से गायब होता है, तो सबसे पहला और स्वाभाविक डर तो यही होता है कि भाई जमीन हाथ से चली गई। हाँ, आम आदमी तो यही सोचता है। इंसान को लगता है कि अब वो उस जमीन का कानूनी मालिक रहा ही नहीं। लेकिन जब हम स्रोत दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गहराई से पढ़ते हैं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। कानून इस पूरी स्थिति को आम नागरिक की सोच से बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। हाँ, और यही इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब आम धारणा और कानूनी वास्तविकता में यहाँ जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? देखिए, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के 2 बेहद अहम फैसले हैं। पहला है जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जो 2021 का मामला है, और दूसरा है बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह। इन दोनों में क्या कहा गया है? इन दोनों ही ऐतिहासिक फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नामांतरण या म्यूटेशन किसी भी व्यक्ति को जमीन का मालिक नहीं बनाता। मतलब म्यूटेशन से कोई मालिकाना हक नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि म्यूटेशन से कोई स्वामित्व या टाइटल पैदा नहीं होता। और इसी तरह अगर किसी का नाम म्यूटेशन रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उसका मालिकाना हक छिन गया है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात तो कई लोगों को सच में हैरान कर सकती है। मतलब अगर मेरे पास एक वैध सेल डीड है और मैंने पैसे दे के जमीन खरीदी है, तो खतौनी में नाम न होने के बावजूद कानून मुझे ही असली मालिक मानता है? 100% आप ही मालिक हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था के पीछे का मूल कारण भी बहुत अच्छे से समझाया है। क्या कारण है? देखिए, म्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया केवल और केवल राजस्व वसूली या वित्तीय उद्देश्यों के लिए होती है। अच्छा, मतलब टैक्स के लिए? हाँ, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, तो ब्रिटिश काल से ही सरकार को बस इस बात से मतलब होता था कि उस जमीन का लगान या टैक्स कौन भरेगा। सरकार को अपना टैक्स रजिस्टर अपडेट रखना होता है। म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स रजिस्टर है। ये सरकार की सुविधा के लिए है, ताकि वो जान सके कि भाई राजस्व किससे वसूलना है। ये किसी भी नागरिक के मालिकाना हक का कोई अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ मैं इस तर्क को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मतलब ये बात सुनने में तो बहुत सैद्धांतिक लगती है। अगर म्यूटेशन से मालिकाना हक साबित ही नहीं होता, अगर वो सिर्फ टैक्स वसूलने का एक सरकारी रजिस्टर भर है, तो कोई व्यक्ति अपना नाम जुड़वाने के लिए इतना परेशान क्यों हो? सही सवाल है। कोई क्यों कोर्ट कचहरी के धक्के खाए, वकीलों को मोटी फीस दे और तहसीलदार के दफ्तर के बाहर हफ्तों इंतजार करे? क्या ये सिर्फ सरकार को टैक्स देने का अधिकार पाने की लड़ाई है? व्यावहारिक रूप से कोई ये दर्द क्यों सहेगा? देखिए, ये बहुत ही जमीनी और तार्किक सवाल है, और कानून की किताबों में जो लिखा है और जो समाज में होता है, उसमें यही बड़ा फर्क है। हाँ, भले ही कानूनी रूप से म्यूटेशन स्वामित्व का अंतिम प्रमाण न हो, लेकिन असल जिंदगी में ये भविष्य के विवादों से बचने और संपत्ति का शांतिपूर्ण उपयोग करने की पहली सीढ़ी है। कैसे? कुछ उदाहरण दे के समझाइए। जैसे मान लीजिए, अगर किसी किसान को अपनी जमीन पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना है, या भविष्य में कोई परिवार अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहता है, तो कोई भी बैंक या नया खरीदार सबसे पहले क्या मांगेगा? वो आपकी खतौनी ही देखेगा। यानी अगर खतौनी में नाम नहीं है, तो भले ही आपके पास घर में असली दस्तावेज रखे हों, समाज और बाजार आप पर भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल, यही बात है। बिना म्यूटेशन के कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्टर्ड डीड के आधार पर अदालत में अपना अधिकार तो साबित कर सकता है, लेकिन उसके रोजमर्रा के काम रुक जाएंगे। हाँ, सरकारी काम अटक जाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, फसल बीमा का दावा करना हो, और सबसे बड़ी बात, अपनी जमीन पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में नाम होना बेहद जरूरी है। यह आपके अधिकारों की रक्षा का पहला व्यावहारिक कवच है, भले ही वो सैद्धांतिक रूप से स्वामित्व न हो। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। तो अब जब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि नामांतरण क्या है और इसका असल महत्व क्या है, तो हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। जी।
वो छूटा हुआ नाम वापस कैसे लाया जाए? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या रास्ता दिखाती है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि आज के समय में तो ऑनलाइन सुविधाएं भी बहुत बढ़ गई हैं, जैसे कि यूपी भूलेख पोर्टल या वाद पोर्टल, जिससे कई चीजें आसान हुई हैं। लेकिन जब एक बार नाम छूट गया तो कागजी लड़ाई कैसे और कहां से शुरू होती है? इसके लिए हमें राजस्व संहिता की उस प्रशासनिक संरचना को समझना होगा जिसे कानून ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। देखिए, सबसे पहले बात आती है धारा 34 की, जो ये तय करती है कि जैसे ही कोई जमीन बेची या दान की जाती है तो उसकी रिपोर्ट तहसीलदार को देना अनिवार्य है। अच्छा। उसके बाद धारा 35 के तहत सामान्य नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है और अगर कोई आपत्ति नहीं आती तो नाम दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु तो वो स्थिति है जहां ये सामान्य प्रक्रिया विफल हो चुकी है, मतलब जहां किसी कारण से नाम छूट ही गया है। उस स्थिति में कानून का कौन सा प्रावधान काम आता है? उस विशिष्ट स्थिति में काम आता है इस राजस्व संहिता का सबसे शक्तिशाली हथियार, और वो है धारा 38। धारा 38? हाँ, कानून की भाषा में से त्रुटि या लोप का सुधार कहा जाता है, मतलब एरर और ओमिशन। अगर खतौनी में किसी का नाम छूट गया है या कोई गलत नाम दर्ज हो गया है तो इसी धारा के तहत सुधार की गुहार लगाई जाती है। कानून ने इसके लिए पूरी एक प्रशासनिक सीढ़ी तैयार की है ताकि निचले स्तर पर कोई मनमानी ना हो सके। तो ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था काम कैसे करती है? मतलब एक पीड़ित व्यक्ति का पहला कदम क्या होगा और वो किस अधिकारी के पास जाएगा? देखिए, प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा निचले स्तर से होती है। पीड़ित पक्ष को सबसे पहले तहसीलदार के सामने एक अर्जी लगानी होती है कि उनके राजस्व रिकॉर्ड में ये विशिष्ट त्रुटि हुई है। इस अर्जी के साथ उन्हें अपने पक्ष को साबित करने वाले सभी दस्तावेज लगाने होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो गया, वसीयत हो गई या फिर परिवार का वारिस प्रमाण पत्र। तो क्या तहसीलदार इस अर्जी को देखकर तुरंत सुधार कर देता है? नहीं, तहसीलदार उस अर्जी को स्वीकार करता है लेकिन वो तुरंत फैसला नहीं सुनाता। तहसीलदार पहले राजस्व निरीक्षक या जिसे हम लेखपाल कहते हैं उससे जमीनी जांच करवाता है। मैंने इस स्रोतों में पढ़ा है कि कानून ने यहाँ एक बहुत ही तार्किक चेक एंड बैलेंस बनाया है। मतलब तहसीलदार सिर्फ जांच करता है लेकिन अंतिम फैसला उसके हाथ में नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। तहसीलदार अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करके अपने से बड़े अधिकारी यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिसे हम एसडीएम कहते हैं उनको भेजता है। अच्छा, तो एसडीएम फैसला लेते हैं? हाँ, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि निचले स्तर पर कोई भ्रष्टाचार, जल्दबाजी या किसी के दबाव में गलत फैसला ना हो सके। एसडीएम उस रिपोर्ट को देखता है, आपत्तियों को सुनता है और फिर अंतिम सुधार का आदेश पारित करता है। हाँ, कानून ने एक छोटी सी सहूलियत ये भी दी है कि अगर गलती बहुत ही मामूली है, जिसमें कोई विवाद नहीं है, तो राजस्व निरीक्षक को भी उसे सीधे सुधारने का अधिकार दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया तो एक भूल भुलैया जैसी लगती है, मतलब जहां सही दरवाजा खटखटाना बहुत जरूरी है। अगर तहसीलदार के स्तर पर चूक हुई है तो सीधे हाईकोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि आपको क्रम से ही सीढ़ियां चढ़नी होंगी। एकदम सही, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ही जाना होगा। स्रोतों का अध्ययन करते समय एक बात जो बहुत ही प्रमुखता से उभर कर सामने आई, वो है समय सीमा का कठोर नियम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद जागें और कहें कि मेरा नाम जोड़ दो। इसमें समय का बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा खेल है। समय सीमा का पालन करना इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। देखिए, कानून किसी को भी अनंत काल तक इंतजार करने की छूट नहीं देता। तो कितनी मोहलत मिलती है? अगर किसी अधिकारी ने कोई गलत आदेश पारित कर दिया है जिसमें किसी भाई या खरीदार का नाम छूट गया है, तो पीड़ित पक्ष को उस आदेश के खिलाफ 45 दिनों के भीतर अपील करनी होती है। सिर्फ 45 दिन। हाँ, और अगर कोई एसटीएम के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आगे कमिश्नर के पास 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रावधान है। लेकिन व्यावहारिक रूप से कई बार ऐसा होता है कि किसान को महीनों तक पता ही नहीं चलता कि उसका नाम कट चुका है या खतौनी में चढ़ाई नहीं है। अगर वो 30 या 45 दिन की यह सीमा पार कर जाए तो क्या उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? देखिए, रास्ते पूरी तरह बंद तो नहीं होते, लेकिन सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति समय पर अपील करने से चूक जाता है तो उसे कानूनी भाषा में देरी का उचित कारण साबित करना पड़ता है। मतलब डिले जस्टिफिकेशन। बिल्कुल। अदालत को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो इतने समय तक चुप क्यों था।
अगर कारण ठोस नहीं है तो अधिकारी उस अपील को समय सीमा पार कर जाने के आधार पर ही खारिज कर देते हैं। इसलिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। ये तो हो गई उन मामलों की बात जहां महज कोई लिपिकीय भूल हुई है और मामला अपेक्षाकृत सीधा है। लेकिन धोखाधड़ी की बात सुनकर एक गंभीर सवाल उठता है। जी पूछिए। अगर किसी ने पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके झूठे दस्तावेज या किसी और के हस्ताक्षर बनाकर अपना नाम रिकॉर्ड में चढ़वा लिया हो, तो क्या राजस्व न्यायालय इस जाल को काट सकते हैं? मतलब क्या तहसीलदार या एसडीएम के पास इतनी शक्तियां हैं? देखिए, ये राजस्व कानून का वो हिस्सा है जहां चीजें सच में बहुत उलझ जाती हैं। कानून ये तो कहता है कि अगर कोई एंट्री फर्जी या धोखे से की गई है तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ कानून का एक बहुत ही पवित्र सिद्धांत सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, ये कैसे लागू होता है यहाँ? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही चर्चित मामला है अशोक कुमार बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस केस में अदालत ने बहुत सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि भले ही देखने में लगे कि सामने वाले व्यक्ति ने 100% फर्जीवाड़ा किया है, अब फिर भी आप उसे बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई का मौका दिए रिकॉर्ड से हटा नहीं सकते। ये बात एक आम नागरिक को परेशान कर सकती है। मतलब अगर किसी ने स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी की है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका क्यों दिया जाए? उसे तुरंत बाहर क्यों न कर दिया जाए? मैं समझ सकता हूँ ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, अगर बिना सुने नाम हटाने की परंपरा शुरू हो गई तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। वो कैसे? कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी भी कमजोर व्यक्ति पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाएगा और रातों रात उसका नाम कटवा देगा। व्यवस्था को अराजकता से बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपना बचाव करने का एक मौका देना अनिवार्य है। इसी को प्राकृतिक न्याय कहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय है। लेकिन यहीं से इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। अगर किसी ने फर्जी वसीयत बना ली है या मालिकाना हक का कोई बहुत ही गहरा विवाद खड़ा हो गया है, तो क्या म्यूटेशन अधिकारी उस वसीयत की असलियत तय करने बैठेंगे? क्योंकि ये तो बहुत जटिल विवाद हो गया जो महज एक खतौनी की त्रुटि से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। तो क्या राजस्व न्यायालय हर तरह के जमीनी विवाद सुलझा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की एक बहुत ही सख्त सीमा होती है और इस सीमा को समझने के लिए हमें 2 और अहम फैसलों का गहराई से अध्ययन करना होगा। कौन से फैसले? पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का श्रीमती कलावती बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दूसरा है हमारे स्रोतों में दिया गया राजवीर सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला। अदालत ने बार बार एक ही बात दोहराई है कि म्यूटेशन या नामांतरण की जो कार्यवाहियां होती हैं वे संक्षिप्त कार्यवाहियां होती हैं, मतलब समरी प्रोसीडिंग्स। इस संक्षिप्त कार्यवाही का असल मतलब क्या होता है? इसका जमीनी विवादों पर क्या असर पड़ता है? संक्षिप्त कार्यवाही का मतलब है कि राजस्व न्यायालयों के पास एक विस्तृत ट्रायल चलाने, गवाहों से जिरा करने या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से फर्जी हस्ताक्षरों की जांच करवाने का कोई ढांचा नहीं होता। अच्छा, उनका काम सीमित है। हाँ, उनका काम सिर्फ ये देखना है कि प्रथम दृष्टया दस्तावेज किसके पक्ष में है, ताकि टैक्स रजिस्टर अपडेट किया जा सके। उनका मकसद जमीन के गहरे और जटिल मालिकाना हक को तय करना नहीं है। और राजवीर सिंह मामले में तो चुनौती एक ऐसे म्यूटेशन आदेश को दी गई थी जो 34 साल पुराना था। अरे बाप रे, 34 साल पुराना म्यूटेशन आदेश! इतने लंबे समय बाद राजस्व अधिकारी ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? वे कुछ नहीं कर सकते। और अदालत ने यही बात साफ की। अदालत ने कहा कि अगर मालिकाना हक का कोई बहुत जटिल विवाद है, कोई ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसकी गहरी जांच होनी है या मामला दशकों पुराना हो चुका है, तो म्यूटेशन अधिकारी या तहसीलदार उसे नहीं सुलझा सकते। तो फिर पीड़ित पक्ष कहाँ जाए? ऐसे जटिल मामलों में पीड़ित पक्ष को सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 144 के तहत उन्हें सिविल कोर्ट में एक घोषणात्मक वाद यानी डिक्लेरेटरी सूट दाखिल करना होता है। यानी वहां जाकर उन्हें बकायदा गवाह पेश करने होंगे, सबूत देने होंगे और एक लंबी न्याय प्रक्रिया से गुजरकर ये घोषित करवाना होगा कि वे ही जमीन के असली मालिक हैं। राजस्व न्यायालय उस मामले में हाथ खड़े कर देंगे। एकदम सही। जटिल मामलों में सिविल कोर्ट ही वो जगह है जहां असली स्वामित्व तय होता है, ना कि तहसीलदार का दफ्तर। तहसीलदार केवल उसी स्वामित्व के आधार पर अपने रजिस्टर को अपडेट करता है। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो हमारे स्रोत, दस्तावेजों और कानूनी फैसलों से कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि खतौनी में नाम छूटना दुनिया का अंत नहीं है।
ये एक गंभीर समस्या जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से एक सुधार योग्य प्रशासनिक त्रुटि है जिसके लिए स्पष्ट रास्ते मौजूद हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी राहत की बात है जो लोगों को समझनी चाहिए। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज स्पष्ट हुई वो ये है कि म्यूटेशन किसी का मालिकाना हक तय नहीं करता। बिल्कुल। ये सिर्फ सरकार का टैक्स रजिस्टर है। अगर कभी किसी का नाम छूट जाए तो असमय बर्बाद किए बिना सही सबूतों के साथ यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 38 के तहत सही अधिकारी के पास पहुंचना ही इसका सबसे कारगर इलाज है। बस शर्त यह है कि प्रक्रिया का पालन हो और समय सीमा का ध्यान रखा जाए। एकदम सही सारांश निकाला आपने। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं राजवीर सिंह वाले 34 साल पुराने मामले से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, कहिए। ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कह रही है कि म्यूटेशन मालिकाना हक साबित नहीं करता, तो फिर एक छोटी सी कागजी चूक या किसी राजस्व अधिकारी के रजिस्टर में छूटा हुआ एक नाम दशकों बाद पूरी की पूरी पीढ़ियों के बीच खूनी विवाद और मुकदमों का कारण कैसे बन जाता है? सच में ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या हमारी व्यवस्था में वो सरकारी कागज जो सैद्धांतिक रूप से स्वामित्व नहीं देते, व्यवहारिक रूप से असली स्वामित्व से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत बयां करता है। और ये सवाल शायद हर उस इंसान को आज ही अपने घर के पुराने दस्तावेजों और खतौनी को निकालकर एक बार फिर से चेक करने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, करना भी चाहिए। कौन जानता है किस पुराने पन्ने पर कौन सा नाम कब छूट गया हो और वो भविष्य में क्या नया विवाद खड़ा कर दे। दस्तावेज दुरुस्त रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।